आप मोदी जी पे इतना हमलावर क्यों हैं? ये सब आरएसएस के विद्यार्थी हैं, चाहे अमित शाह हो, मोदी हो। बाकी आरएसएस का जो आदर्श है वो हिटलर है। आप जिन जिन प्रदेशों में चुनाव होते हैं वहाँ एक एक घर में आप 200 लोगों के फर्जी वोट बनवा देते हैं। तो किस्तों में आरक्षण को खत्म करने का काम योगी मोदी की सरकार कर रही है। मेरा कोई विवाद बयान नहीं, मैं बात सच कर। देखिए ऐसा है, राणा सांगा लाए थे बाबर, पासद बोस ने अजय नंद फौज बनाई, तो इन लोगों ने कहा कि ये तो देशद्रोही है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब मजेदार बात यह है कि इन उस समय हिंदू महासभा के जो नेता थे तथाकथित देशभक्त, उन्होंने कहा है सुभाष बाबू की फौज में भर्ती होने की जरूरत नहीं है, अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो जाओ। गांधी से बड़ा सावरकर। सावरकर का कद बड़ा, गांधी का कद छोटा। भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो ऐसे दिखा दिए जैसे कि सावरकर के कदमों में बैठे हो। गांधी से तुलना सावरकर की, जिन लोगों ने देश के लिए माफी मांगी, गद्दार थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। गांधी से क्या तुलना? गांधी से बड़ा आदमी कौन हुआ? सियासत अक्सर धरातल छोड़कर प्रतीकों के इशारे पर नाचने लगती है। इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को साउथ पोल पर पहुंचा चुके हैं और हमारे देश के सियासतदान इतिहास के उन पन्नों को तलाश रहे हैं जहां से कुछ हासिल होने वाला नहीं। हमारे साथ आज देश के ऐसे नेता मौजूद हैं जो अपने बेबाक बयानों से पहचाने जाते हैं और उनके एक बयान ने देश की राजनीति में भूचाल खड़ा कर दिया। तो हमारे साथ मौजूद है सभा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामलीला सुमन जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सांसद जी आपके धन्यवाद। हमारे स्टूडियो में आने का। तो सबसे धन्यवाद। पहला मेरा सवाल ये है कि छात्र राजनीति से लेकर के अब तक का सफर आपका कैसा रहा? देखिए, जहां तक छात्र राजनीति का सवाल है, हम्म, प्राथमिक शिक्षा के बाद हम आगरा कॉलेज आगरा में आगे थे। हम्म, स्नातक और उससे आगे की पढ़ाई करने के लिए हम्म, हमने लॉ भी यहीं से किया, वकालत यहीं से पास की। हम्म, और हम जब आगरा कॉलेज में पढ़ते थे, हम्म, आगरा विश्वविद्यालय के छात्र थे, उसी समय हमारा झुकाव समाजवादी दर्शन के लिए था, हम्म, समाजवादी आंदोलन के लिए था। हम्म, उस जमाने में विश्वविद्यालय में जो नौजवान पढ़ता था, छात्र पढ़ता था, जी, और जो राजनीति में लोग लड़के आते थे, उनकी एक वैचारिक प्रतिबद्धता होती थी, उनका एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट होता था। जी, एक विचार से लोग राजनीति में आते थे हम्म, और जिस विचार के साथ वो प्रतिबद्ध होते थे, हम्म, अगर और किस्म के नौजवान और किस्म के छात्र उनको मिल जाए बात करने के लिए, तो हम लोगों की इतनी वैचारिक तैयारी होती थी कि बहस करने के बाद ये सिद्ध कर दें कि हमारा दर्शन आपसे श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ। तो मैं तो अपने विद्यार्थी जीवन से ही हम्म, समाजवादी आंदोलन में शरीक हुआ हम्म, और पूरी जिंदगी उन्हीं मूल्यों के लिए आज भी समर्पित हूँ। हम्म। जैसे कि अभी आपने कहा कि पहले की जो छात्र राजनीति हुआ करती थी वो किसी न किसी से विचार से प्रभावित हुआ करती थी। क्या आज के दौर में वो छात्र राजनीति उस तरफ झुकाव नजर आता है या नहीं? पूरी राजनीति का मिजाज बदला है। जी। मैंने अभी जैसा आपसे कहा ना हम्म, कि उस समय हम लोग जो आते थे विद्यार्थी जीवन में, हम्म, जो नौजवान जो छात्र किसी दल में शामिल होते थे, उनकी एक वैचारिक प्रतिबद्धता होती थी, हम्म, उनका एक सपना होता था कि हमें इस तरह का समाज बनाना है। हम्म, तो कुल मिलाकर के उस दौर में आज के दौर में बहुत बड़ा फर्क है और मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, पूरे राजनीतिक जो आचरण है वो बिल्कुल बदल गया है। अच्छा। आज विचारों की राजनीति का बहुत अभाव है और मुझे बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि राजनीति के जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल विलुप्त है, गायब हैं। जी। भूख, प्यास, बेबसी, लाचारी, गरीबी, गुर्बत, बेरोजगारी, जो राजनीति के मुख्य बिंदु थे, हम्म, वो राजनीति से बिल्कुल अलग है और उनका स्थान जाति और धर्म में ले लिया है। जी। ये बहुत ही दुखद बात है और मैं समझता हूँ सही मानों में राजनीति को अगर पटरी पे लाना है, तो हमें मूल्यों की राजनीति करनी पड़ेगी, विचार की राजनीति करनी पड़ेगी। आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई जो रोज़मर्रा की समस्या हैं, हम्म, उन पे हमें केंद्रित करना पड़ेगा। आज हम राजनीतिक मुद्दों से बिल्कुल दूर हैं, जो किसी भी कीमत पर इस देश की सेहत के लिए ठीक नहीं, न राजनीति के लिए ठीक है। तो राजनीति अब जैसे कि मुद्दों की जो बात होती थी हट गई। अब प्रतीकों प्रतीकों पर राजनीति हो रही है। जैसे कि आप बात करें धर्म, मजहब, जाति, उस पर। तो क्या लगता है कि ये हमारे देश के लिए ठीक है या बहुत ज़्यादा खतरनाक है? नहीं, मेरा दृष्टिकोण आशावादी है। मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रकृति का नियम है,
हर अच्छे के बाद बुरा, बुरे के बाद अच्छा होता है। तो ये जो सोशल साइकिल है, हुँ, हुँ। उसके चलते मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से अब एक अच्छा दौर आएगा। जी। सवाल क्या है? सवाल ये है कि जो जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि अतिवाद चाहे धर्म के नाम पर हुआ, जाति के नाम पर, उसकी उम्र लंबी नहीं होती। हुँ, अंतोगत्वा इस देश में मध्यम मार्ग ही चलेगा और मैं समझता हूँ, अतिवाद की राजनीति का दौर खत्म हो गया, वो दिन लद गए। मुझे विश्वास है कि फिर नई तरीके से इस देश में स्वस्थ राजनीति होगी, जो सिद्धांतों और मूल्यों पर आधारित होगी। क्या सर अभी उसमें वक़्त लगेगा या अभी कुछ टाइम में ही हो जाएगी सारी चीज़ें? इस जिस चीज को ये लोगों ने अपना राजनीति का आधार बनाया, हुँ, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। जी। और आप लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हुँ, हुँ, भाजपा की ताकत में इजाफा हो गया था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? हुँ, हुँ, इसके बाद बीजेपी का जो ग्राफ था क्रम से गिरा। हुँ, मैं समझता हूँ पीक के बाद हुँ, हुँ, ये बीजेपी के ढलान के दिन है और जी। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वो अतिवाद का दौर निश्चित रूप से अब खत्म होने की ओर है। अच्छा, सर मैं फिर वापस छात्र जीवन पे पहुँचता हूँ। आप हाथरस से बिलॉन्ग करते थे, ठीक है? वहाँ से आपने शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा वहाँ से हुई, फिर आप आगरा कॉलेज आए और वहीं से आगरा से ही आपका जेल जाने का सिलसिला शुरू हुआ। जैसे हाँ, पहला केस मुझे लगता है हाथरस का वो छात्र जिसकी हत्या हुई थी और आप जेल गए थे। वो कैसा पूरा क्या था? क्यों आपको जेल जाना नहीं, देखिए, जहाँ तक छात्र राजनीति के सवाल है, अभी हाल में जो नए जिले बने हैं, हुँ, उन नए नए जिले बनने के से हुँ, हमारा गांव हाथरस में है, बहरदोई, लेकिन हुँ। कभी हमारा गांव मथुरा जिले का हिस्सा हुआ करता था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और जैसा कि अभी आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं हाथरस में जो राजन सिंह कांड हुआ था 71-72 में, उसमें पहली बार जेल राजन गया। सिंह जी, हाँ। इंदिरा जी के आने के बाद हमने काले झंडे दिखाए थे। हुँ, हुँ। हम रायबरेली जेल में भी रहे, हम अलीगढ़ जेल में भी रहे, तो जेलों हम से रायबरेली की बरेली केंद्रीय कार्यालय भी रहे। तो जेल का और हमारा रिश्ता तो बहुत पुराना है। जहाँ जहाँ जनता के सवाल, जहाँ 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 जनता पर अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, तो वो हमारा धर्म था कि हम लोग बोले, और जो दिल से डर गया वो मर गया। ये हमारे हमारे ऊपर जेल का कभी कभी मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं रहा। तो सर क्या ऐसा था कि आप लगातार जेल जाते थे? तो एक बार पिताजी ने कह दिया मैं कहाँ-कहाँ देखने जाऊँ कि सुमन कहाँ है? ऐसा है कि वो पूरा सर पूरा किस्सा बताइए। हमारे पिताजी का एक सपना था कि हम पढ़ लिख करके नौकरी करें, ठीक है। और विचारों की दृष्टि से हुँ, हुँ। पुरानी पीढ़ी के लोगों पर कांग्रेस पार्टी का असर था। जी। तो जब मैं राजनीति में आ गया और मैं सबसे पहले अलीगढ़ जेल में जब बंद हुआ, तो गांव में हमारे मिलने-जुलने वाले लोगों ने हमारे पिताजी से कहा कि साहब, वो आपके पुत्र अलीगढ़ जेल में बंद हैं, तो ज़रा उससे मिल आइए। तो पिताजी मिल आए थे। हुँ, उसके तत्काल बाद जयप्रकाश जी का आंदोलन शुरू हुआ जी। 1974-75 में। हुँ, तो एक हुँ। तो बड़ा अजीब किस्सा है, दिलचस्प किस्सा है। वहाँ रॉयल होटल में श्री गौरीशंकर राय उस समय विधान परिषद के सदस्य थे। उसमें जनसंघर्ष समिति का दफ्तर था। हुँ, महावीर भाई उसके संयोजक थे और कृष्णचंद्र सहाय दोनों सर्वोदय नेता थे। हुँ, हुँ, ये उसके सचिव थे। हुँ। तो वहां तय हो गया था कि एक साहब एक दिन एक बड़ा नेता सत्याग्रह करेगा। आज राजनाथ जी करेंगे, आज मथुरा में करेंगे, आज जॉर्ज फर्नांडिस करेंगे, आज चौधरी चरण सिंह करेंगे। तो जिस दिन चौधरी साहब को सत्याग्रह करना था, उसके 2 दिन पहले चौधरी साहब ने मना कर दिया कि भाई मैं सत्याग्रह वगैरह नहीं करूंगा। अच्छा। तो वो साई जी ने कहा कि आगरा में एक लड़का है और मैं कोशिश करता हूँ, तो दूर संचार की इतनी सुविधाएं नहीं थी। मेरे पास संदेश आया कि साहब, वो फला फला देना आपको 2 दिन बाद सत्याग्रह करना है। तो भाई मैंने उनसे कहा कि मेरी कोई इतनी हैसियत नहीं है कि मैं 50-100 लोगों को जुटा सकूं, और मेरे लिए संभव नहीं है, समय भी नहीं है। उन्होंने कहा जितने लोग लड़कों को ला सकते हो, नौजवानों को ला सकते हो, ले आओ, कुछ हम व्यवस्था करेंगे। तो चौधरी चरण सिंह की जगह हुँ, मुझे सत्याग्रह करना पड़ा। ठीक है। हम लोग करीब 55-60 लोग थे, तो हमको रायबरेली जेल भेज दिया गया। जी। जब हम राजबरेली जेल में चले गए, तो पिताजी से फिर कहा हमारे गांव के लोगों ने कि साहब, वो आपके पुत्र फिर रायबरेली जेल चले गए। तो हमारे पिताजी ने कहा कि भाई, एक आध दिन का मामला हो तो मैं जाऊं मिलने के लिए, भाई तुम्हें किसी को मिलने जाना चले जाओ, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है। मैं अस्वस्थ हो गया हूँ कि मैंने ये पढ़ने भेजा था, लेकिन अब इसका इरादा तो मेरी जमीन बिकवाने का है, ये कुछ करके देगा नहीं। ये सब हुआ था उस समय। अच्छा सर नानी का कितना प्रभाव था आपकी राजनीति पे? ऐसा है, ये जो बहरदोई गांव है हमारा, ये हुँ, हमारी ननिहाल है। जी। हमारे पिताजी का मूल गांव था नगला जमनी।
जी। बलदेव के हुँ, पास, हुँ। योनी के पास, हुँ, अवेरनी जिसे कहते हैं उसके हुँ, पास था। हुँ, हमारा भाई 9-10 साल पहले बड़ा हमसे, वो हमारे उसी गाँव में पैदा हुआ जब हमारे पिताजी का गाँव जी। था। ये हमारी ननिहाल में हमारे मामा थे, हमारी नानी थी। हुँ, हमारे मामा की 7 शादियाँ हुई, लेकिन कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो हमारी नानी ने हमारे पिताजी से आग्रह किया कि यहीं आ जाओ, हम अकेले हैं। तो पिताजी गाँव में आ गए थे वहाँ रहने के लिए। जी। तो हम सब लोगों की परवरिश गाँव में हुई, चूँकि नानी से मेरा ब भ भावात्मक रिश्ता था और मैं हम नानी से तो अम्मा कहते थे हुँ, और अपनी माँ से बीवी कहते थे। हुँ। तो जब तक मैं समझदार नहीं हो गया तब तक नानी को माँ समझता था ओह! और बीवी को बहन समझता था। हमारा बड़ा भाई जिसका नाम मानिकचंद था, 8-9 साल बड़ा हमसे, वो तो हमारे पिताजी माताजी का नाम लेता था। अच्छा। कह दो गयादर कहता था। जब उसकी शादी हुई, तब लोगों ने प्रार्थना की कि भाई 2 दिन के लिए तुम मान जाओ कि माताजी पिताजी कहना शुरू कर दो, बाद में जो चाहो कहना। तो तब उसने 2 दिन नाम लिया शादी के टाइम पर, वरना नाम लेता था। हुँ, तो नानी से हमारा जज़्बाती रिश्ता था, हुँ। चूँकि हम एक हम मर्यादा होती थी। हमारा परिवार साधारण परिवार था। घर से खर्चा-वर्चा कम मिलता था, तो मैं नानी को पटा लिया करता था, कुछ अलग से पैसे-वैसे मिल जाते थे। ये रिश्ता हमारा नानी से था, जज़्बाती रिश्ता था मेरा उनसे, भावात्मक रिश्ता था। गुस्सा क्यों हो गए थे सर, आप पेड़ पे चढ़ गए थे? वो लंबी कहानी है। ऐसा था कि हमारा जो सादाबाद क्षेत्र है, हुँ, इस सादाबाद क्षेत्र से कांग्रेस के एक बहुत पुराने नेता थे, जमींदार थे वो, हुँ, उमर अशरफ अली, हुँ, वो चुनाव लड़ते थे। हुँ, तो मैं जब सोशलिस्ट पार्टी में भर्ती हो गया, तो मैं गाँव में झंडा-वंडा लिए घूमता था, जिंदाबाद, समाजवादी आएगा, फलाना होगा, ढिकां होगा। तो हमारे गाँव में कोई बात हमारे सुनने को तैयार नहीं था। गाँव तब के लोग तब कहते, तब उम्र क्या थी सर आपकी? अरे वही 19-20 साल। ठीक है। तो हमारे गाँव के लोग कहते थे कि भई हमसे तो वोट तुम माँग रहे हो, पहले अपने घरवालों से माँग के देख लो। तो घरवाले हमारे कब्ज़े में आते ही नहीं थे। जिस दिन चुनाव का वक़्त था, हुँ, हुँ, वोट होने वाला था, तो मैंने नानी को पटाया। मैंने कहा, अम्मा, हमारे कहने से वोट दे दोगी? बोले, हाँ, दे देना। तो मैं नानी को लेकर के मतदान केंद्र पर पहुँचा, तो मैंने नानी से कहा कि फला-फला जगह बरगद का पेड़ है, सोशलिस्ट पार्टी का चुनाव है, यहाँ वोट देना है, खामोश। वहीं देंगे। जब वहाँ पहुँचे मतदान केंद्र पे, तो नानी ने पूछा, वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था, कि इसमें 2 एलो की जोड़ी कहाँ है? हो गए, कांग्रेस मैं का। तो साहब भौचक्का रह गया। तो उन्होंने कहा, माताजी है। तो उन्होंने 2 गली जोड़ों पे माताजी ने मोहर लगा दी। मुझे जब पता चला तो मैंने रोना-वोना शुरू कर दिया था। मैंने इस बुढ़िया ने भी हमारी बात नहीं मानी। मैं बड़ा भारी दुखी हो गया, मैं चला गया। तो हमारे गाँव के पास नहर अहमद पेड़ था, मैं उस पेड़ पे चढ़ गया। अब हमारी नानी ने, परिवार के लोगों ने ढूँढना शुरू किया कि भाई ये कहाँ चला गया है? पता चला कि इस पेड़ पे हम चढ़े हुए, तो नानी खुद गई वहाँ, बोली, बेटा उतर के आ। हम उतरे। ये पुराने लोगों पर कांग्रेस का बहुत असर कांग्रेस था करनी जी, और इनका मानना था कि कांग्रेस और गांधी की वजह से हमें आज़ादी मिली। जी। तो नानी ने मुझे तो वहाँ से उतरवाया और ये कहा कि बेटा घी ले लो, पैसे ले लो, लेकिन वोट की बात हमसे मत करना। अच्छा। जब तक ये कुंवर अशरफ अली जिंदा रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे, हम कांग्रेस को वोट देंगे। मैंने कहा, क्यों दूं? बोले, ऐसा है कि इतने बड़े जमींदार थे कि इनको देखने हम सादाबाद जाया करते थे। तो अब गांधी की वजह से स्वराज मिल गया, तो ये हमारे हाथ जोड़ रहे हैं, इन गलियों में धूल चाट रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जब तक हम जिंदा हैं, हुँ, तब तक हमसे वोट की अपेक्षा मत करना। ये पुरानी पीढ़ी पर कांग्रेस का असर था। पुरानी पीढ़ी पर जमींदारों का भी असर था। और कुंवर अशरफ अली तो चूंकि पुराने बड़े बड़े जमींदार भी थे, कांग्रेस कैंडिडेट थे। हुँ, तो कुल मिलाकर के एक मनोवैज्ञानिक असर उस पीढ़ी पे था। उसकी वजह से हमारी नानी का मिजाज बिल्कुल कांग्रेसी था। जी। इसकी वजह से उन्होंने वोट नहीं दिया। अच्छा सर 1977 में आप पहली बार सांसद चुने गए, ठीक है? आपका कार्यक्षेत्र आगरा और फिरोज़ाबाद की सीट हुआ करती थी। आपको ज़बरदस्ती बयाना क्यों लड़ा दिया गया? नहीं, ऐसा है, जहाँ तक फिरोजाबाद का सवाल है, तो फिरोजाबाद से तो 1977 में हम पहली बार चुनाव पहली बार लड़े। चुनाव लड़े जी, उससे पहले हम चुनाव लड़ ही नहीं सकते थे, जी, जी। क्योंकि उम्र नहीं उम्र की सीमा 25 वर्ष होनी 25 थी। चाहिए। जी। वो ऐसा था कि मेरे 4 सेमेस्टर लॉ के पूरे हो गए थे और वो भी क्या पूरे हुए थे साहब। हुँ, इम्तिहान आया तो आज जेल में, इम्तिहान आया तो यहाँ पिटाई हो गई। एक बार हमारी बहरन थाने के सामने प्रदर्शन किया तो नाक टूट गई थी। हुँ, तो पढ़ाई तो सब वैसी चलती थी। तो हुँ, 25 जून 1975 को जब आपातकाल लगा, हुँ। तो अमर उजाला का दफ्तर दुलियागंज में था। जी, हमारे लिए एक नया अनुभव था।
हम मोटरसाइकिल हमारे पास थी, गाँव से आए तो हम आपातकाल के बारे में जानते नहीं थे। हमने एक बहुत लंबा चौड़ा बयान लिखा कि साहब लोकतंत्र खत्म हो गया, ये हो गया, तो दुलियागंज में ढूंढिया अग्रवाल जी बैठते थे। जी, अमर उजाला में। जी। हम अग्रवाल साहब के पास गए और मैंने कहा साहब जी बयान के नेताजी भाग जाओ, बयान तो छपेगा नहीं, अखबारों पर भी पाबंदी है। तो हम हॉस्टल में रहते थे, तो हमने कहा कि भाई बजाय पकड़ने के तो बाबा हो जाओ। तो हमने एक लड़के से कहा कि भाई हमारा सर वर मुड़ाओ, बाल बाल, और ये गेरुआ कपड़े रखो, बाबा होकर के प्रचार करेंगे, पर्चे बांटेंगे, तभी हमारा हॉस्टल घेर लिया और हम गिरफ्तार कर लिए गए। आगरा में सबसे पहली गिरफ्तारी मेरी हुई थी अच्छा। और 6-7 दिन में पहले सबसे पहले मैं अकेला आदमी जेल में रहा। हुँ, तो उस समय लॉ के 4 सेमेस्टर पूरे हो चुके थे हमारे। हुँ। मैं 1 साल बाद जब जेल से छूट के आया तो फिर 5वें सेमेस्टर में कोई हमारा दाखिला ले। अरे साहब ये तो अवांछनीय तथ्य है, जयप्रकाश जी के आंदोलन में थे। आगरा कॉलेज में नहीं, मथुरा में दाखिला हुआ, मथुरा नहीं हुआ, अलीगढ़ नहीं हुआ। अच्छा, कहीं प्रवेश ही नहीं मिल रहा था? नहीं साहब, बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों ने हमसे ये कहा कि भई मुरादाबाद में दाखिला हो सकता है। तो हम गए साहब, तो केजी के कॉलेज मुरादाबाद, जिसके बारे में मुझे पता नहीं कहाँ था, वहाँ दाखिला हुआ 5वें सेमेस्टर में। 6वें सेमेस्टर से पहले चुनाव आ गया, हुँ। तो हम एमपी हो गए। तो अच्छा। मेरा लॉ हुआ है एमपी बनने के बाद। अरे! हाँ, तो सर ये बयाना वाला सर ये आपने इसके बाद हुआ चुनाव। ये हाँ, बयान वाला चुनाव था। ऐसा है तो राजा खेड़ा दौर पर फिर लगता था। 1980 में जगन्नाथ पहाड़िया लोकसभा के लिए निर्वाचित हो गए थे। राजस्थान से, ये बयाना सीट है। बयाना से, हाँ। संजय गांधी के बहुत करीब थे वो, तो हुँ, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हो गए। हुँ, वो सीट खाली हो गई लोकसभा की। एक बयाना का चुनाव था राजस्थान में, एक चुनाव और था। हुँ, तो एक बड़े नेता थे हमारी पार्टी के, कल्याण सिंह कालवी। हुँ, हमको कालवी को बुला के कहा उन्होंने कि कालवी जी आपको यहाँ से लड़ना और यहाँ से रामजी लाल सोमल लड़ेंगे। तो मैंने चंद्रशेखर जी से आग्रह किया कि साहब राजस्थान का इलाका है, हमें तो वहाँ कोई जानता ही नहीं। हुँ, बोले जानने से क्या मतलब, मैं पार्टी प्रेसिडेंट हूँ, मेरा हुक्म है, आप कौन मना करते। तो बयाना से मैं चुनाव लड़ा दिया था, लेकिन वो सिंबॉलिक प्रतीकात्मक चुनाव था। उस चुनाव का होना ना होना दोनों ने हमारे लिए बराबर थे। सर अभी जो इमरजेंसी की हम बात कर रहे थे, वो इमरजेंसी और आज का दौर में कितना फ़र्क है सर? बात देखिए इमरजेंसी आपातकाल में हम लोग जेल गए, ये हुँ, बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है हुँ, कि आपातकाल के समय अनिश्चितता का वातावरण था हुँ, कि हम पता नहीं कितने दिन जेल में रहेंगे, कब छूटेंगे, हुँ, छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे। लेकिन वो घोषित आपातकाल था। हुँ, आज अघोषित आपातकाल। सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं नष्ट कर दी हुँ, नरेंद्र मोदी और भाजपा ने। हुँ, कोई मूल्य बचे नहीं, सब शक्तियां अपने हाथ में केंद्रित हो गई, तानाशाही आचरण हो रहा है। और प्रतिपक्ष के नेताओं को तो इतनी बुरी तरह इंदिरा गांधी ने भी नहीं डराया धमकाया है, जो आज हो रहा है। अच्छा। अभी आप कोई कानून लाए 130वां संविधान संशोधन विधेयक अभी जी, अभी-अभी पेश हुआ था जी, संसद में। जी, और उसमें क्या आपको मालूम है, अपराध पंजीकृत होने के बाद जी, अगर उस पंजीकृत अपराध में आपको 5 साल से ज्यादा की सजा का प्राविधान है प्रावधान। और 30 दिन अगर आप जेल में रह लिए तो आपका मुख्यमंत्री पद चला जाएगा, आपका मंत्री पद चला जाएगा। हुँ, मैं जानना चाहता हूँ जांच एजेंसियों को ये अधिकार कहाँ से मिल गया कि वो दंडित कर दें। हमारे देश में एक न्यायिक न्याय प्रक्रिया है, प्रक्रिया, जी। ये काम तो अदालत नहीं करेगा। हुँ, एक आदमी की प्रतिष्ठा आपने ले ली, वो जेल चला गया, हो क्या रहा है? हुँ, वहां दिल्ली सरकार में सत्येंद्र जैन मंत्री थे, जी, लोक निर्माण विभाग के। हुँ, उस आदमी को 1.5 साल जेल रखा, कहा बेईमान है, बहुत भ्रष्टाचार किया है। बीमार आदमी था, जेल में रहा, हुँ, 1.5 साल जेल में रहा। 4 साल बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दी कि इनके खिलाफ कोई मुकदमा बनता ही नहीं है। कोर्ट ने 4 साल बाद कहा कि मुकदमा कोई बनता नहीं है और आपने हमें दंड पहले दे दिया। आप हैं कौन तो दंड देने वाले? जी, ये कुल मिलाकर के प्रतिपक्ष के जितने भी मुख्यमंत्री और मंत्री हैं, उनका पद छीनने का एक प्रयास है। जी, ये विशुद्ध लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी मुख्यमंत्री गए हैं, सब प्रतिपक्ष के मंत्री गए, तो हम तो सब राक्षस हैं। हुँ, बीजेपी का जो मुख्यमंत्री है, सब देवता है। और एक महत्वपूर्ण बात, हुँ, किस हद तक ये एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। 25 जो प्रमुख प्रतिपक्ष के नेता थे, जिनके बारे में बीजेपी ने ये समझा कि ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, भले उनका आपराधिक कुछ भी रहा हो, उनमें से 23 लोगों के खिलाफ जो आपराधिक मामले चल रहे थे, हुँ, जिनके मुकदमे खुले हुए थे,
बीजेपी में जाते हुए वो बंद संत हो गए और 23 लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी वो ठंडे बस्ते में डाल दी। बंद करा दिए। तो ये आचरण तो इंदिरा गांधी भी नहीं किया, तो आचरण ये कर रहे हैं। हुँ, कुल मिलाकर के बिल्कुल तानाशाही व्यवहार, और कुल मिलाकर के बीजेपी कुछ नहीं है, हुँ, आरएसएस सब कुछ है। ये सब आरएसएस के विद्यार्थी हैं, चाहे अमित शाह हो, मोदी हो। हुँ, और आपको मैं बताना चाहूंगा कि आरएसएस का जो आदर्श है वो हिटलर है। वही प्रवृत्ति को लागू करने का काम ये मोदी की सरकार कर रही है। अच्छा, तो अभी आपने इंदिरा गांधी का ज़िक्र किया, तो मुझे याद आता है कि जब मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री थे, तो इंदिरा गांधी से कहा था कि आप मकान खाली करें। वो किस्सा क्या था जब उन्होंने चंद्रशेखर जी से कहा था कि ज़रा बात ऐसा उस जमाने में अभी तो कोर्ट का आदेश आ गया। उस जमाने में पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के लिए मकान की व्यवस्था नहीं होती थी। जी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद से हट गई थी। हुँ, मोरारजी भाई ने नोटिस भिजवा दिया मकान खाली करने के लिए। इंदिरा गांधी ने फोन किया चंद्रशेखर जी को। हुँ, चंद्रशेखर जी, हमें तो नोटिस मिल गया है, अब तब दिल्ली में रह भी नहीं सकते। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। चंद्रशेखर का, नहीं नहीं मैडम, आप क्यों मिलना चाहती है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हुँ, इंदिरा गांधी ने नोटिस दिखाया। चंद्रशेखर जी ने वही फोन किया मोरारजी भाई कि सामाजिक शिष्टाचार के खिलाफ है, आप कोई काम नहीं करना चाहिए, इस नोटिस को फाड़ के फेंकिए। हुँ। तो ये सब हुआ था। एक सामान्य शिष्टाचार बहुत हुआ करता था पुरानी तो पीढ़ी। वो राजनीति आज सबसे बड़ा सवाल क्या है? हुँ, आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारा जो आचरण है, व्यवहार है, प्रतिपक्ष के लोगों के लिए बिल्कुल दुश्मनों जैसा व्यवहार है। हुँ, मैंने वो दौर देखा है जहाँ स्वस्थ बहसें हुआ करती थी संसद के अंदर, और बहस करने के बाद, एक दूसरे की आलोचना करने के बाद सेंट्रल हॉल में बैठ आकर के लोग बैठते थे, हंसी मजाक करते थे। विरोधी स्वभाव होता था लोगों का, एक दूसरे से मजाक करते थे। तो स्वस्थ परंपराएं थी, कटुता को कोई स्थान नहीं था। अच्छा संसद में पहले भी आप थे, आपने जो बताया माहौल बड़ा अच्छा खुशनुमा हुआ करता था और आज सेंट्रल हॉल में आज भी आप बैठ रहे हैं, तो वो माहौल और ये माहौल में कितना फ़र्क आया? आज तो सेंट्रल हॉल खत्म कर दिया ना उन्होंने। हुँ, जो पुरानी संसद थी खत्म कर दी। सेंट्रल हॉल एक जगह थी अच्छा बैठने की। हुँ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हुँ, हुँ। अपना नाम वहां गुदवाने के लिए, छपवाने के लिए, लिखवाने के लिए वो सेंट्रल हॉल ही खत्म कर दिया। अब वो बैठने की जगह ही नहीं है। आप मोदी जी पे इतना हमलावर क्यों हैं सब? मैं हमलावर नहीं हूँ, उनकी नीयत पर मुझे शक है, आदमी ठीक नहीं है। कुल मिलाकर के एक बड़े नेता का जो आचरण और व्यवहार होना चाहिए, वो इनका आचरण है ही नहीं। इन लोगों का कद इतना छोटा है कि ये प्रधानमंत्री बनने लायक लोग नहीं है। तो आप कह देते हैं कि पूरा देश बेच दिया, कैसे बेच दिया? इसलिए भेज दिया ना कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब ये सरकारी उपक्रम बने, हुँ, हुँ, जिनको अंग्रेजी में पब्लिक अंडरटेकिंग कहते हैं, हुँ, हुँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू का के मंदिर है। और फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू को से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने तक ये जितने सरकारी उपक्रम थे, सभी सरकारी उपक्रमों की संख्या बढ़ी है। इन्हें क्या किया है? ये तो समझ में आता है कि जो सरकारी उपक्रम घाटे के थे, उनको सरकार बेचती थी। लेकिन अच्छा। उसमें भी मेरा कहना यह है कि सरकारी उपक्रम जितने भी घाटे में थे, वो कोई पैसे की कमी से घाटे में नहीं था। हुँ, मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन की वजह से घाटे में थे। और उस समय भी हम जब संसद में थे, तो हमारा सरकार से ये सवाल होता था कि ये सरकारी उपक्रमों को ये कह करके आप बेच रहे हैं, ये घाटे में है, तो आपने इस संभावनाओं का पता क्यों नहीं लगाया कि इनको जीवित कैसे करें? हुँ, आपने इन संभावनाओं का पता क्यों नहीं लगाया कि इनको मुनाफा के उपक्रम बनाएं? हुँ, ये तो मुनाफे के उपक्रमों को बेच रहे हैं। रेल बेच दिया, बेल बेच दिया, स्टील बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए। नरेंद्र मोदी ने 121 सरकारी उपक्रमों को बेचा है। एक ये हुआ। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये बुनियादी सवाल है। आरक्षण सरकारी संस्थाओं में है, जी, निजी नहीं, क्षेत्र में कोई आरक्षण नहीं है। नहीं, स्वाभाविक बात है, जब सरकार के हाथ से कोई संस्थान चला जाएगा, तो आरक्षण खत्म? आरक्षण खत्म हो जाएगा। हुँ, तो कुल मिलाकर के ये जो कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है देश की सेहत के लिए, न दलितों के लिए, न शोषितों के लिए, न देश की सेहत के लिए ठीक। हुँ। ये काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। 26 साल की उम्र में आप सांसद बने सर और आज सबसे ज़्यादा उम्र के सांसद शायद आप ही हैं मुझे लगता है शायद। सीनियरिटी भी हूँ, ज्यादा उम्र के नहीं। सीनियरिटी सॉरी। तो सर उस राजनीति को आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, हमसे ज्यादा उम्र के तो देवगौड़ा है, राजे हमसे ज्यादा सीनियरिटी की बात देवगौड़ा जी है, अनुभव की बात शरद कर पवार है, लेकिन हाँ 77 का दोनों सदनों में अब कोई एमपी नहीं है, न लोकसभा राज्यसभा में। हुँ, हुँ।
हम देखते हैं। सब और मैं कहता हूँ कि अनुभव से बड़ी पाठशाला कोई नहीं है। जहाँ तक संसद का बारे में मेरा जो अनुभव है, हम संसद के प्रति गंभीर रहिए। कोई अगर नया आदमी जाता है पार्लियामेंट के अंदर, वो किताब ना पढ़े, लेकिन संसद की कार्यवाही 11 बजे से लेके 6 बजे तक देख ले, तो 1 साल में उसे जो ज्ञान मिलता है किताब से, वो 1 दिन में ज्ञान मिल जाएगा। हम संसद में बैठते नहीं हैं। इन सिर्फ ज्ञान मिल कहाँ रहा, तो हंगामा हो रहा है। नहीं, हंगामा क्यों हो रहा है? हंगामे की वजह क्या है? हम्म, ये हम जानते हैं कि संसद पे भारी पैसा खर्च होता है चलाने के लिए। जी जनता की के गाड़ी कमाई के पैसे का दुरुपयोग होता है, अपव्यय होता है, जी स्वीकार। लेकिन संसद क्यों नहीं चलती? संसद चलाने का जिम्मा खाली प्रतिपक्ष का नहीं है। संसद चलाने का जिम्मा सरकारी पक्ष का भी है। हम्म, व्यवधान इसलिए पैदा होता है कि जब जब जनजीवन से जुड़े हुए लोग महत्व के सवालों पर सरकार का रुख जब सकारात्मक नहीं होता है, नकारात्मक होता है, तो संसद में व्यवधान पैदा होता है। संसद क्यों नहीं चली? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई, संसद चली। हम्म, फिर संसद क्यों नहीं चली है? इसलिए नहीं चली कि हमने कहा भाई, आप चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जी मतदाता सूचियों में गलत नाम काटे जा रहे हैं। आप जिन जिन प्रदेशों में चुनाव होते हैं, वहां एक एक घर में आप दो दो सौ लोगों के फर्जी वोट बनवा देते हैं। तो चुनाव आयोग के बारे में अविश्वास लोगों में है। तो सर क्या जी ठीक है, बोलिए। सरकार का लॉजिक क्या? तो सरकार ने कहा हम बहस कराएंगे नहीं, क्यों नहीं कराएंगे कि साहब, चुनाव आयोग एक वैधानिक संवैधानिक संस्था। संवैधानिक संस्था है। हम्म, हमारा कहना है, तो आखिर फिर जवाब कौन देगा इसका? हम्म, ये जो घपला हो रहा है, वोट काटे जा रहे, और वोट जो बढ़ाने की इन्होंने प्रक्रिया शुरू की, तो साहब, हम कहाँ पैदा हुए, हमारे पिताजी कहाँ पैदा हुए, हमारे बाबा पैदा हुए? हमने कहा भाई, हमें तो खुद ही पता नहीं है हम कब पैदा हुए। ये हम लोगों की जो जन्म तिथि लिखी हुई है, वो पंडित जी महाराज मास्टर किसी घर वाले से नहीं पूछता था। हम सब लोगों की जन्म तिथि अंदाज की लिखी हुई है। सही बात। तो इतनी जटिल प्रक्रिया है, काम आदमी तो उसे पूरा नहीं कर सकता था। नंबर 1, नंबर 2, जानबूझ करके इन्होंने ऐसे हालत पैदा की। हमारा जो मतदाता है, गरीब है, बेबस है, बेसहारा है, पिछड़ा है, दलित है, अकलियत के लोग हैं, गरीब लोग हैं हमारे मतदाता। मंशा क्या थी? बिहार में चुनाव आने वाले हैं। बीजेपी का मतदाता खाता पीता मतदाता है, संपन्न है, उसका ठिकाना है, घर है, दुकान है। ठीक है। हमारा मतदाता सेठ जी के पास ही हमारा घर है, लेकिन हम गरीब हैं, रोजी रोटी की तलाश में हम बाहर जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होगा हमारा घर खत्म हो गया, लौट के फिर हमारे घर को आ जाते हैं। जानबूझ करके हमारा समर्थक जो मतदाता था, उसको चुनाव से दूर रखने के लिए इन्होंने एक षड्यंत्र रचा। ठीक तो है। कुल मिलाकर के इलेक्शन कमीशन की नीयत पर सवाल खड़े हो गए, विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए। आखिर इसका जवाब कौन देगा? इसलिए संसद में व्यवधान पैदा हुआ था, जिसकी वजह से संसद नहीं चली। संसद न चलने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, सत्तारूढ़ दल की। तो सर चुनाव आयोग को चोर कहना कितना ठीक है? मैं कह रहा हूँ संसदीय मर्यादा होनी चाहिए। किसने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, हम्म, वो एक अलग बात है। लेकिन हम लोगों को अपने जीवन में शिष्टाचार बरतना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। सर एक सवाल ये है कि आप समाजवादी विचारधारा के हैं। सपा में मुलायम सिंह यादव का मूल्यांकन आप कैसे करेंगे सर? देखिए, जहां तक समाजवादी आंदोलन का सवाल है, मैं इसको कोई उपलब्धि नहीं मानता मुलायम सिंह जी, जिनको हम नेताजी कहते हैं, कि वो 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे या भारत के रक्षा मंत्री रहे। मैं उनके जीवन की से कोई उपलब्धि नहीं मानता हूँ। हुँ, हाँ, इतना जरूर मानता हूँ कि वो समाजवादी जो बने मुलायम सिंह जी, वो कोई किताबों को पढ़ के समाजवादी नहीं बने। हम सब लोगों ने, और खासतौर से मुलायम सिंह जी भी, नेताजी भी, हम लोगों ने अपनी जिंदगी में जो अभाव देखा, हुँ, सुविधाओं के बगैर हमने जिंदगी काटी, हुँ, वो गरीबी का जो दौर था, उसको हम लोगों ने जिया। तो समाजवादी आंदोलन में जो लोग थे, उन लोगों का रिश्ता बहुत गरीबी से रहा। हुँ, इन लोगों पे समाजवादी आंदोलन का इसलिए असर था कि वो पूरी प्रक्रिया से गुजरे थे। हुँ, उन्होंने गरीबी को बहुत दूर करीब से देखा, सामाजिक भेदभाव को बहुत करीबी से देखा। इसलिए नेताजी राजनीति में आए और वो स्थापित हुए। इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो कुछ हासिल किया, अपनी मेहनत से हासिल किया। हुँ, तो मैं अभी आपसे कह रहा था कि नेताजी 3 बार बने मुख्यमंत्री, भारत रक्षा मंत्री बने, मैं इसको उपलब्धि नहीं मानता। 1977 में आपातकाल के बाद जी,
एक ही सवाल पर चुनाव हुआ कि लोकतंत्र कैसे खत्म हो रहा है, इसको जीवित करना है। जयप्रकाश जी का आंदोलन हुआ और जयप्रकाश जी के आंदोलन के बाद सब पार्टियों की मजबूरी हो गई। जयप्रकाश जी का इतना निर्बाध आंदोलन था कि आंदोलन। उस समय मेरा अपना मानना है कि जयप्रकाश जी कह देते कि मैंने ये पार्टी बना दी है तो देश में कोई बड़ी पार्टी होती है। इतनी बड़ी साख थी जयप्रकाश जी की। हिंदुस्तान की 42 के आंदोलन के लोहिया जयप्रकाश हीरो थे। संगठन कांग्रेस, चौधरी साहब की पार्टी, जो उस समय जनसंघ हुआ करती थी, ये पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, सब पार्टी जो कांग्रेस के खिलाफ थी मिलकर के जनता पार्टी बन गई। जी। और जनता पार्टी बनने का असर ये हुआ कि इस देश का समाजवादी आंदोलन खत्म हो गया। कैसे सर? जब एक पार्टी मिला के मर्ज होगी तो उसमें तरह तरह के किस्म के लोग थे। अच्छा। समाजवाद एक विचारधारा है और जब तक इस देश में बेबसी है, लाचारी है, गरीबी है, गुर्बत है, सामाजिक असमानता है, समाजवादी आंदोलन की आवश्यकता है। जब तक सृष्टि का अस्तित्व रहेगा, समाजवादी आंदोलन जिंदा रहेगा। तो मैं मुलायम सिंह जी के, नेताजी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये मानता हूं कि जब इस देश में समाजवादी आंदोलन खत्म हो गया तो 1992 में पूरे हिंदुस्तान के बिखरे हुए जो समाजवादी थे, उन सब समाजवादियों को इकट्ठा करके मुलायम सिंह जी ने समाजवादी पार्टी बनाई। ये उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दौर में मानता हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतिहास चाहे 4 लाइनें लिखे या 4 पेज, जब इस देश और दुनिया में समाजवादी आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास लिखने वालों की यह मजबूरी होगी कि वो श्री मुलायम सिंह जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है नेताजी की। आज के दौर में समाजवादी पार्टी क्या समाजवादी विचारधारा को लेकर चल रही है? निश्चित रूप से पीढ़ी क्या है, हुँ, समाज का जो उपेक्षित वर्ग है उसका हक मारा गया है, हुँ, हुँ। उनके हक की आवाज हम लोग बुलंद कर रहे हैं। यही पीढ़ी है। समाजवादी पार्टी का जहां तक सवाल है, मैं धन्यवाद मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि अपने पिताजी के इंतकाल के बाद इस पार्टी को बढ़ाने का, इस पार्टी को ताकत देने का काम बखूबी श्री अखिलेश यादव कर रहे हैं। सब पीडीए की अगर बात करें तो पीडीए में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करें। अल्पसंख्यक ठीक है देख रहे हैं, दलितों के लिए आपको। इन तीनों की समस्या एक जैसी है। हुँ, हुँ। रोज तो हम अकलियत के लोगों की नीयत पर शक करते हैं, पिछड़ों के साथ क्या व्यवहार करते हैं। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री नहीं रहे और उन्होंने मुख्यमंत्री वाला बगला छोड़ा तो उसको गंगा जल से साफ किया गया। मुसलमानों की नीयत पर शक है। आप पिछड़ों को समाज का अंग नहीं मानते, जो दलितों दलितों के साथ व्यवहार है वही पिछड़ों के साथ। हुँ। ये उपेक्षित वर्ग है जिनका प्रवक्ता समाजवादी पार्टी है। सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का प्रभाव आप पर कितना और उसका मूल्यांकन उनका मूल्यांकन आप कैसे करेंगे? देखिए डॉक्टर अम्बेडकर जी के जहां तक सवाल है और खास तौर से आरक्षण का सवाल, हुँ, देखिए एक तो मैं आपको बता दूं, समाजवादी आंदोलन के जो नेता थे और डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, इनके विचारों में बहुत साम्य था। और दो बड़े नेता जिनके विचारों में साम्य था वो थे डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अम्बेडकर। जी। उनका पत्रव्यवहार भी हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। जी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से पहले बाबा साहब का एक जातिगत संगठन था, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन बाबा साहब ने अपनी जिंदगी में इस सत्य को स्वीकार किया कि हिंदुस्तान में विभिन्न जातियों धर्मों के लोग रहते हैं, यहाँ किसी जाति के नाम से कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चलेगी। राजनीतिक पार्टी का तो एक विजन होता है, दर्शन होता है, सोच होता है, नीति और सिद्धांत होता है। लिहाजा जातिगत संगठन को छोड़ के उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। लेकिन ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1952 में सोशलिस्ट पार्टी का और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संगठन था, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, उसका चुनावी समझौता था महाराष्ट्र में। जी, महाराष्ट्र। और जो 60% की हम आरक्षण की बात करते हैं, डॉक्टर लोहिया ने कहा आरक्षण हो, और नारा था उस समय, संसो पाने बादी गाठ, पिछड़े पामे सोने साठ। वो पिछड़ों की जो व्याख्या थी लोहिया की, उसमें पिछड़ा, औरतें पिछड़ी, दलित पिछड़े, बड़ी परिभाषा थी उसकी। डॉक्टर लोहिया ने भी, डॉक्टर लोहिया का जो दर्शन था, विचार था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने तो बाबा साहब का योगदान ये था कि उन्होंने संविधान सभा के जो लोग थे उनसे इस सत्य को स्वीकार कराया कि हिंदुस्तान जैसे देश में जाति एक सच्चाई है। सच्चाई।
और उसमें इस आरक्षण की व्यवस्था की दलितों के लिए। हुँ, आरक्षण की बुनियादी अवधारणा क्या थी कि यहाँ कमजोर वर्गों को, दलित जातियों के लोगों को जाति के नाम पर दबाया गया, लिहाजा उनको विशेष अवसर दे करके उनके जीवन स्तर को ऊंचा अच्छा। उठाया जाए। हुँ, ये बुनियादी अवधारणा थी आरक्षण की, जी। जिसका व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रयासों से संविधान में हुई। तो सोच और संस्कृति में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। हुँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ही बड़ा भारी योगदान था, और मैं समझता हूँ आज कमजोर वर्गों के लोगों को जो एक संरक्षण मिला हुआ है, बैसाखी मिली हुई है, सम्मान मिला हुआ है, उसका बहुत कुछ श्रेय आरक्षण को जाता तो सर विपक्षी पार्टी हमेशा समय-समय पर आरक्षण खत्म होने का सिबूपट छेड़ देती है। सरकार को जवाब देना पड़ता है इसपे। है। सरकार जवाब दे या दे, आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। हुँ, हालांकि 21 में आरक्षण को खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही। हुँ, देखिए, एक भी इन्होंने क्या किया आपको मालूम? सीधे भर्ती। एक सीनियर आदमी उत्तर प्रदेश का कोई आईएएस कलेक्टर बनता था, कमिश्नर बनता था, फिर सेक्रेटरी बनता था उत्तर प्रदेश सरकार में। यहाँ जो प्रमुख सचिव होता था विभाग का, वो भारत सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी बनता था, संयुक्त सचिव बनता था। सीधी भर्ती, संयुक्त सचिव और उप सचिवों की सीधी भर्ती, और उसमें कोई आरक्षण नहीं। अच्छा। मैंने भी आपसे कहा, सरकारी उपक्रमों को बेच रहे, सरकारी उपक्रमों को बेच के अगर ये उपक्रम निजी हाथों में चले जाएंगे तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। हुँ, 10 लाख पद खाली है पूरे हिंदुस्तान में, जो भरे जाने पे नहीं भर रहे हैं। अब तो एक अजीब तरीका शुरू हो गया है, हर विभाग में आउटसोर्सिंग, हुँ, स्थायी भर्ती आपको नहीं कर रहे हैं। लाखों पद खाली है, नहीं भर रहे। जब आप पदों को नहीं भरेंगे तो आरक्षण का लाभ भी नहीं मिलेगा। तो किस्तों में आरक्षण को खत्म करने का काम योगी मोदी की सरकार कर रही है। विपक्ष को भी इसकी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए ना संसद में सर। निश्चित रूप से करते हैं, जब भी मौका मिलता है तो हम लोग बोलते हैं। पब्लिक अंडरटेकिंग के मामले में हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोले थे। हुँ, तो जब भी संसद में बहस होती है, जब भी मौका मिलता है तो हम आरक्षण के सवाल पर बोलते हैं और बोलते रहेंगे। गांधी, अंबेडकर, लोहिया, जेपी, जॉर्ज फर्नांडिस और बहुत सारे नेता हैं, उनका प्रभाव आप पर कितना है? देखिए, विचारों की दृष्टि से हुँ, तो हम लोग डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश जी के बहुत करीब रहे। लेकिन जयप्रकाश जी की जहाँ तक जीवन यात्रा का सवाल है, हुँ, मैं क्या कहूँ, हिंदुस्तान का जो समाजवादी आंदोलन है, इस समाजवादी आंदोलन के जो 2 बड़े नेता थे उस समय, आचार्य नरेंद्र बहुत बड़े विद्वान थे, और जयप्रकाश जी। इन दोनों के ऊपर मार्क्स का असर था। हुँ, डॉक्टर लोहिया को जो मौलिक चिंतक कहा गया, इस वजह से कहा गया कि डॉक्टर लोहिया ने ये कहा कि भाई कोई दर्शन अगर देश में है, तो उस दर्शन को लागू करने की से पहले हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की जलवायु, हमारे देश की सामाजिक संरचना, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि देश में जाति एक सच्चाई है। हुँ, डॉक्टर लोहिया ने हिंदुस्तान के प्रतीकों में समाजवाद को देखा, तो इसलिए डॉक्टर लोहिया को मौलिक चिंतक कहा गया। मैंने डॉक्टर लोहिया को देखा नहीं। डॉक्टर लोहिया तो सब में खत्म हो गई। मैं तो 16-17 साल का था। हुँ, जेपी को मैंने देखा कि मैं जयप्रकाश जी का जो आंदोलन शुरू हुआ था, तो उसमें मैं उनकी राज्य कमेटी का मैं मेंबर था। हुँ, जयप्रकाश जी को मैंने देखा। यहाँ बलवंत विद्यापीठ में सचिंदर एक हमारा दोस्त था, वो छात्र संघ का अध्यक्ष हो गया। छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ था, तब उसमें फैसला हुआ कि जयप्रकाश जी से उद्घाटन कराया जाए। यूथ फॉर डेमोक्रेसी ये विषय था। तो हमने लड़कों से कहा कि भाई जयप्रकाश जी आ रहे, और आप लोग चलिए, छात्र संघ का उद्घाटन होगा। तो कोई क्या राजनांगी आ रहे हैं? जयप्रकाश जी को तो पुराने नए लड़के भूल ही गए। वो आदमी 42 के हीरो, 42 के आंदोलन में जयप्रकाश लोहिया लाहौर जेल में बंद थे, और आपकी जानकारी के लिए लाहौर जेल से उन्हें आगरा के केंद्रीय कारागार में लाया गया। 1946 में डॉक्टर लोहिया जयप्रकाश आगरा के केंद्रीय कार्यालय से रिहा हुए। मेरे कहने का मतलब यह है कि नई पीढ़ी उनको भूल गई थी। तो उन 40 लड़कों को बैठाने के लिए हमें पूरे दिन मशक्कत करनी पड़ी। और वही जयप्रकाश जी का जब आंदोलन शुरू हुआ इस देश में, तो उसी जयप्रकाश जी की मीटिंग 1975 में 2 लाख लोग थे रामलीला मैदान में। जी, तो मैंने जयप्रकाश जी को देखा, मैंने डॉक्टर लोहिया को नहीं देखा। हुँ, मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने मधुलिनी जी को, बिल्कुल जी, जॉर्ज फर्नांडिस को, हुँ, सुरेंद्र मोहन जी को, मधु दंडवत जी को उनके साथ काम किया। काम किया। मधु जी संसद में रहे, और पूरा संविधान उनको उँगलियों पर हिफ्ज था। संसदीय जीवन के साथ-साथ मधुलिनी जी का जो लिखने पढ़ने का कंट्रीब्यूशन है, दैट इज़ रिमार्केबल। अच्छा,
कोई जवाब नहीं था मदलूए का। जॉर्ज फर्नांडिस इमरजेंसी में उन पर आरोप लगा था डायनामिट का किसका? क्रांतिकारी क्रांतिकारी आदमी जॉर्ज फर्नांडिस। बंधु दत्तवते सूरज मोहन निहाय डेड ओल्डेस्ट। तो उनके जीवन से प्रेरणा मिलती थी। उनको देख करके सर अपने आप झुक जाता था श्रद्धा के लिए। क्या आज नेता है इस तरह से? अजी कहाँ, यही तो रोना है। उन सब चीजों का तो आज अभाव है ही। कुछ लोग 1977 में जब पहली बार मैं लोकसभा में गया, 20 व्यक्ति ऐसे थे जो अपने आप में एक संस्था थे। आज वो कहाँ है प्रतिभाएं? इतने बड़े लोग कहाँ हैं? लोग तो कह रहे हैं बहुत सारे लोग हैं आज। बहुत मौने लोग हैं। जिन लोगों को मैं नाम गिना रहा हूँ, वो बहुत मौने लोग हैं। मेहरबानी करके उनसे तुलना मत करिए। सर आपके बयान, आप बात सच्ची कहना चाहते हैं या बयान विवादित हो जाते हैं? आप नहीं, मेरा कोई विवाद बयान नहीं है, मैं बात सच कर। देखिए ऐसा है, अगर आप राजनीति में हैं, तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। हुँ, लोगों को सही बात सुनने की आदत नहीं है। हुँ, मैं कोई इतिहासकार नहीं हूँ। हुँ। हम लोग कोई मौलिक विचारक नहीं है। हम तो वही लोग बोल देते हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं किताबों में। तो सर वो संसद में जो बयान था वो रिस्क लिया गया था या नहीं, नहीं, या वो संसद का बयान फैक्ट था? संसद का बयान ऐतिहासिक सच्चाई थी। हुँ, राणा साहब लाए थे बाबर, ये अपनी जगह सही है। और सिर्फ बाबर नामा नहीं, 10 जगह से इसकी पुष्टि है। मेरे पास किताब है। हुँ, हुँ। रामपुरिया देश के बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा रामपुरिया। हाँ, बाबर को राणा साहब लाए थे। हुँ, हुँ, इरफान हबीब, हुँ, हुँ, उन्होंने कहा बाबर को राणा साहब लाए थे। मेरे बयान के बाद पहले मेरे बयान की आलोचना हुई, लेकिन जब लोगों ने ये सोचना पढ़ना शुरू किया कि भाई रामजी लाल सुमन ने कहा, तो जरा ये भी देख लो कि बयान कहाँ से आया। तो जब लोगों ने किताब के पन्ने पलटना शुरू हुआ, हुँ, हुँ। तो फिर अमेरिका ने भी कहा कि मुझे मेरी बात सही है, बीबीसी ने कहा मेरी बात सही है। फिर जो लोगों ने इतिहास के पन्ने पलटना शुरू किए, तो 90% लोग हमारे पक्ष में खड़े हो गए। तो मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। मैंने जो कुछ पढ़ा, वो एक ऐतिहासिक सच्चाई ये बोला था मैंने। लोगों ने कहा कि माफ़ी माँग लेते तो सर मतलब इतना विवाद ना हमने तो तो उसी समय कहता अगली जन्म में माफी नहीं मांगे, जो कहा है वो कहते रहने। आज भी अड़िगे। सत्य के सवाल पर कोई माफी नहीं। सत्य कड़वा होता है ना थोड़ा, तो लोग बुरा मानते रहे, मानते रहे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो बात हमको जचती है, और जचने का मेरा मतलब दृष्टि और साफ है। मेरे जचने का मतलब ये है, वो तो एक सवाल हो गया ऐतिहासिक संदर्भ में, लेकिन किसी बात को हम स्वीकार करते हैं, रामजी लाल सुमन स्वीकार करता है, तो किसी भी बात को, कथन को पहले हम विज्ञान की कसौटी पर खरा उतारते हैं, तब उसको स्वीकार करते हैं। हुँ, इतिहास की बात अलग है। लेकिन किसी चीज को, किसी विचार को, किसी दर्शन को, किसी सिद्धांत को, किसी पर्सनैलिटी को, के विचार को हमें स्वीकार करना होता है, तो उसको विज्ञान की कसौटी पर खरा उतारते हैं। गांधी जी हैं, हुँ, हुँ। कबीर है, रविदास है, दादू है, गुरु नानक है। मैं अंधा होकर के किसी की बात को नहीं मान सकता। कोई व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है। जितना आप सही समझते हैं, कितना सही है विज्ञान की दृष्टि से, उतना उसे स्वीकार कर लो, बाद बाकी छोड़ दो। सर उस बयान से कितना नुकसान, कितना फ़ायदा हुआ? राजनीति में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। ये एमएलए एमपी का पद, मंत्री का पद बहुत छोटे पद हैं, लेकिन दिल को सुकून देने वाली चीज पर जब आप अड़िग हो जाते हैं, इससे बड़ा सुख दुनिया में कोई नहीं है। और जिंदगी भर हम ये काम करते रहना। तो सर आप ये क्यों कहते हैं कि एक अभियान चल रहा है मस्जिदों के नीचे मंदिर देखने का? मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। 1991 में भारत की संसद ने एक कानून बना दिया हुँ, कि 15 अगस्त से पहले, जहाँ 15 अगस्त 1947 से पहले जहाँ मंदिर था मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद थी मस्जिद रहेगी। ये कानून बनने के बाद हर जगह क्यों कह देते हैं कि यहाँ मस्जिद के नीचे मंदिर था। हुँ, मेरा लालच क्या है? मजहबी चीजों से भी बड़ा तो मेरा लालच है। मैं कई कई धार्मिक जलसों में जाता हूँ, जो मेरे मन के नहीं कार्यक्रम नहीं होते। मुझे माफ करना, मेरा धर्म कर्म से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं। लेकिन मैं इन जगहों पर जो जाता हूँ, इस वजह से जाता हूँ कि एक लालच रहता है, लोग मुलाकात हो जाती है। और माफ करना, ये जो दरगाह है और मजारें हैं, अगर हिंदू मुस्लिम एकता अगर कहीं जिंदा है, तो इन्हीं दरगाहों पर, मजारों पर जिंदा है। मुसलमानों से ज्यादा संख्या हिंदुओं की होती है। अजमेर शरीफ की दरगाह पर आप चले जाइए, मुसलमानों से ज्यादा आपको हिंदू मिलेंगे, ये हमारा विश्वास है। अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे भी मंदिर। अजमेर शरीफ की दरगाह तो मुगलों से बहुत पहले की है, वहां भी आप मंदिर कह रहे हैं।
तो मैंने कहा कि देखो ये विवाद पैदा मत करो। अगर तुम ये विवाद पैदा करोगे तो बुद्ध धर्म के मानने वाले लोगों का कहना यह है कि 84,000 मठ तोड़े गए हमारे देश में, पीट-पीट के भगाया गया हमें, बुद्धिस्टों को मारा गया है। हुँ। अगर आप इस विचार को बल देंगे तो एक सवाल फिर ये भी पैदा होगा कि भाई ये जितने भी मंदिर बने हैं, ये कहीं न कहीं बहुत मठों को तोड़ के बनाए गए हैं। तो हमें विवाद का कोई अंत नहीं है, इसलिए मेहरबानी करके इन विवादों को पैदा मत करिए। कानून बनने के बाद भी आप भी सवाल जो उठा रहे हैं, वो देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। उपराष्ट्रपति जो रहे हमारे धनखड़ साहब, आप भी बड़ी तारीफ़ करते थे जब जब भी आपको खड़ा करते थे बोलने के लिए आपका नंबर आता था, नहीं भी कृपा थी वो तो मेरे कहते साथ थे में। कि सुमन जी आप बहुत सीनियर हाँ, हैं। ये बात सही है। वो तो सर वो 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 1989 में वो एक बार लोकसभा में रहे हैं। हाँ, 1989 में ये बताइए सर कि अचानक क्या हुआ उनके साथ? क्योंकि 1989 में वो एक बार लोकसभा में रहे। आप धनखड़ जी एक साहब हुँ, 1989 में एक बार रहे और विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार में वो डिप्टी मिनिस्टर थे। हुँ, हुँ, मैं 77 में एमपी था। हुँ, हुँ, तो निश्चित रूप से एक सीनियर आदमी का जो सम्मान होता है, उनकी बड़ी कृपा थी हमारे ऊपर। हुँ, इसकी वजह से वो मेरा नाम लेते थे और आज वो नहीं है उपराष्ट्रपति, लेकिन मुझे खुशी है कि सब कुछ होने के बावजूद भी जल जीवन से जुड़े हुए सवाल पर, ये लोक महत्व के किसी भी सवाल पर जब उनसे आग्रह करते थे, तो हम लोगों को बोलने का मौका दे दिया करते थे। तो उनके साथ हुआ क्या था? ये तो मन मोदी जाने और वो जाने। आप इधर से एक आदमी हुँ, हुँ, 21 जुलाई को धनखड़ साहब आए, हुँ, हुँ। उन्होंने मतलब सदन का स पूरा केस बताइए क्योंकि आप थे वहाँ। 21 तारीख को 21 जुलाई को जब सदन शुरू हुआ, हुँ, धनखड़ साहब आए, हुँ, हुँ, चेहरे मोहरे से बिल्कुल फिट थे। हुँ, हुँ, उनके चेहरे से कहीं लग रहा था कि उनको इत्तेलाप है। हुँ, हुँ, शाम को पता लगा कि इस्तीफा दिया है। ये जो संदेह है और जो हालात है, उन पर शक इसलिए पैदा होता है कि वो राष्ट्रपति के यहाँ अपना त्यागपत्र देने गए, हुँ, हुँ। तो राष्ट्रपति से उन्होंने मिलने का समय नहीं लिया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये था कि एकाएक कहीं से दबाव पैदा हुआ, क्या फौरन इस्तीफा दीजिए। इसके पीछे कहानी क्या है सर? हमें कोई नहीं मालूम। इसकी कहानी तो नरेंद्र मोदी जाने और धनखड़ जी जाने। जब सार्वजनिक रूप से हमने तो राज्यसभा में नोटिस दिया था कि देश जानना चाहता है हुँ, हुँ, कि इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? अरे कहाँ है महाराज? ये सरकार बताना नहीं चाहती। हुँ। तो ये अंदरूनी मामला है लोगों का। ये हम लोगों की समझ से परे है। लोग ये कह रहे थे कि विपक्ष के साथ थोड़ा-सा उनका लगाव ज़्यादा हो गया था इसलिए उन्हें इससे बड़ा उसका झूठ दुनिया में कोई उसका नहीं हो उसका सकता। खामियाज़ा भुगतना इससे पड़ा बड़ा उन्हें। झूठ दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जस्टिस लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति, इन दोनों से अपेक्षा ये की जाती है पद ग्रहण करने के बाद जिनकी कोई पार्टी नहीं। लेकिन हुँ, अगर आप लगातार धनखड़ जी के बयानों को सुने तो बीजेपी का उनसे बड़ा प्रवक्ता कोई नहीं था। उस समय शायद उनको ये लालच रहा हो कि मैं बीजेपी के पक्ष में ज्यादा बोलूंगा तो मुझे शायद राष्ट्रपति बना दें। कहीं न कहीं कोई बात खटकी है प्रधानमंत्री को और उन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि दबाव में उनसे जबरिया इस्तीफा दिलाया गया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है सर, नामांकन हो चुके हैं, ठीक है? आपको भी पता है परिणाम क्या है? ये जो प्रत्याशी उतारे गए हैं दोनों, उस पे सर क्या कहेंगे? अरे परिणाम की परवाह कौन कर रहा है? परिणाम कुछ भी हो। ये 2 धाराओं की लड़ाई है, 2 विचार की लड़ाई। हुँ, बीजेपी के एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, उनकी पृष्ठभूमि आरएसएस की है। हुँ, हमारे जो उम्मीदवार हैं, भी आपने पढ़ा? अमित शाह क्या आरोप लगा रहे हैं? इनके नक्सलवादियों की पैरवी की है। हुँ, अभी उपराष्ट्रपति पद के जो हमारे उम्मीदवार हैं, हम सांसदों की जो बैठक हुई और उनका जो संबोधन हुआ, तो उन्होंने डॉक्टर लोहिया को कोट किया। एक तरफ आरएसएस के मिजाज का आदमी उम्मीदवार है, एक तरफ साफ ज़हनीत का आदमी और समाजवादी मूल्यों के प्रति समर्पित व्यक्ति हमारा उम्मीदवार है। ये 2 धाराओं की लड़ाई है। परिणाम कुछ भी हो, लेकिन हम उस धारा से समझौता नहीं कर सकते, जिस धारा का ताल्लुक आरएसएस से। लेकिन सर आपकी समाजवादी धारा से या विचारधारा से जुड़े हुए नीतीश कुमार भी हैं, वो तो समझौता कर रहे हैं और वो बीजेपी को समर्थन देंगे कैंडिडेट को। देते रहो ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हुँ, कोई अपनी नीति से, सिद्धांत से समझौता कर रहा है, किसी का ज़मीर बिक गया। देखिए आदमी आदमी खाली मौत से नहीं मरता। जिस दिन आदमी का ज़मीर बिक जाता है, उसी दिन उसकी मौत हो जाती है। तो ये तो ज़मीर को बेचने वाले लोग हैं। इनके बारे में क्या कहूँ? तो ज़िम्मेदारी तो आपको भी दी गई है ना सर, कैसे? बात करने की लोगों से। क्या? प्रत्याशी के समर्थन में वोटिंग के लिए नहीं तो उपराष्ट्रपति ऐसा है, ये तो कोशिश होती है, जब कोई चुनाव होता है,
तो चुनाव होते के बाद कहा जाता है कि भाई आपके मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, आपके साथी सहयोगी, जरा और लोगों से ही बात करो। किसी अगर कुछ हमारे उम्मीदवार को ज़्यादा वोट मिल जाए, किसी से बात तो हुई ये तो सर? चुनावी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। किसी से बात हुई सर? नहीं, अभी 26 तारीख को उपराष्ट्रपति जी हुँ, हुँ। लखनऊ आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसदों हुँ। से वोट माँगने के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि हम सब लोग मारें। उसकी ज़रूरत तो आप ही के पास है ना सर? नहीं, सभी लोगों के पास है, जो भी मित्र हैं, शुभचिंत दलों से भी अलग। अगर कई रिश्ते आपके हैं, तो उनसे बात करिए, और अगर ये संभव है कि हमारे उम्मीदवार को ज़्यादा वोट मिल जाए, तो उसका प्रयास होना चाहिए। तो कहीं हो रहा है सर, ऐसा लग रहा है कुछ मिल जाए? हम सब बातें आपको नहीं बताएँगे, चलिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, एसआईआर पे बात कर लेते हैं सर। क्या वाक़ई में वोट की चोरी हुई है सर? आप मुझे बताइए पूरे देश में मैसेज क्या है? छोड़ दीजिए। मैसेज तो आपने मैं पूछा नहीं है। नहीं, मैसेज नहीं, पूरे मैं बात नहीं कर रहा उसकी। देखिए, एक बात बता रहा हूँ आपको, सरकार के आचरण का, सरकार के काम करने का पैमाना जितना बेहतर जनता के पास है, किसी के पास नहीं है। हुँ, क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता सरकार को बनाती है, सरकार को जनता झेलती है। हुँ, बीजेपी एक पक्ष है, उनकी सरकार है, हम प्रतिपक्ष में हैं। वो कहते हैं हमारी सरकार बहुत अच्छी है, हुँ, हम कहते हैं सरकार बहुत बेकार है, लेकिन हम दोनों से ज़्यादा किसी सरकार को नापने का पैमाना आम आदमी होता है, और हुँ, उसका जो रिएक्शन हो, उसका कोई तोड़ नहीं है। हुँ, आज पूरे हिंदुस्तान में ये संदेश है कि इलेक्शन कमीशन कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। इलेक्शन कमीशन टीएसएसएम नहीं है। हुँ, इलेक्शन कमीशन सरकार का अंग बन के काम कर रहा है। हुँ। तो एक सवालिया निशान इलेक्शन कमीशन की नीयत पर है। और आम आदमी जिसका कोई राजनीति से रिश्ता नहीं है, वो मान चुका है कि इलेक्शन कमीशन बेईमान है, और ये चुनाव में धांधली करा रहा है सरकार के सारे पर। ये तो सर, ये मैसेज आप पहुँचाने में कामयाब हो गए। निश्चित रूप से ये बात जन जागरण हुआ, संसद नहीं चली, बराबर पार्लियामेंट के सामने हम लोग प्रदर्शन करते रहे, धरना देते रहे, ये उदाहरण देते रहे कि भाई एक एक मकान में 80-80 वोटें कहां से आ गए। अखिलेश जी ने संविधान के साथ हलफनामा दिया। हुँ, क्या आप कहते हैं हलफनामा नहीं दिया? हमने हलफनामा दिया, आपने हमें संतुष्ट क्यों नहीं किया? पूरे देश में कुल मिलाकर के हम लोगों ने जब आलोचना की, तो जनता ने ये स्वीकार किया कि हमारा पक्ष ज्यादा मजबूत है, और बीजेपी और मोदी झूठ बोल रहे हैं। आप कहते हैं सपा कहती है 18,000 हमने हलफनामे दिए, दिए। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं तो आपने कुछ दिया ही नहीं हमें। ये तो अखिलेश जी ने दिखा दिए थे ना, ये रहे हलफनामे। हमें तो कोई बात छिपाई नहीं, हमने जो कहा तो उसकी पुष्टि के लिए हमने हलफनामे दिखा दिए। इलेक्शन कमीशन दिखाए ना, बताए ना, झूठ पकड़ाया। इसलिए तो जनता में रिएक्शन है। इनके काम करने का तरीका पक्षपातपूर्ण है। वो एक बात और बताइए, जब चंद्रशेखर जी ने इस्तीफ़ा दिया था, ठीक है? और राजीव गांधी ने मना किया था, बोले इस्तीफ़ा क्यों दे रहे हैं? वो क्या? नहीं नहीं, चंद्रशेखर जी ने इस्तीफे थे, उसकी वजह थी कि दो होम गार्ड थे, हुँ, जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी और राजीव गांधी ने कहा कि साहब ये मुखबिरी कर रहे हैं। होमगार्ड। होम गार्ड, हुँ, ये हरियाणा सरकार के होम गार्ड है। चंद्रशेखर जी कहा, इसकी जांच कराओ। उन्होंने को सरकार को बर्खास्त कर दी। बोले मैं बगैर जांच के सरकार को बर्खास्त नहीं करूंगा। यह विवाद शुरू हुआ, और चंद्रशेखर जी ने कहा, मिस्टर राजीव गांधी, हमने समर्थन लिया है, समर्पण नहीं किया है। हुँ, हुँ, तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि सरकार जाए, चली जाए। और उस समय मुझे खूब अच्छी तरह से याद है कि जब चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, तो पत्रकारों ने पूछा कि चंद्रशेखर जी ये बताइए कि आप प्रधानमंत्री में रहे, तो आपको कैसा लग रहा है? बोले आप बहुत बेवकूफ आदमी है। एवरेस्ट की चोटी पर लोग जाते हैं, वहां घर बनाते हैं, झंडा गाड़ा चलिए। और चले जाते, तो झंडा गड़ गया। इतिहास 4 लाने लगे या 24 पेज। इतिहास की मजबूरी है कि देश का प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी रहा। सर, आप 1977 में सांसद बने, मंत्री भी बने, और आज तक आपकी राजनीति का लंबा इतिहास सफ़र है। और मैं अब मुझे लगता है कि कद आपका ज़्यादा बढ़ गया। राष्ट्रीय फलक पे देखा जाए तो रामलीला सुमन जी का कद बहुत बढ़ चुका है, बनिस्बत 1977, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि इस बयान के बाद रामलीला सुमन जी का कद बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और एक दलित राजनीति में उनसे बड़ा चेहरा आज कोई है नहीं। हम्म। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक तो मैं आपको बता दूं कि कद बढ़ाए कि घटाए, इसका मूल्यांकन मैं नहीं करता। उसका मूल्यांकन तो लोग करते हैं, जनता करती है। हुँ, अब मैं जिन लोगों का ये कहना है कि मेरा कद बढ़ गया है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा ही कर सकता हूँ, धन्यवाद ही दे सकता हूँ। जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, नफा और नुकसान हो, जो बात हमको जचती है सही, हम वो बोलते रहे और बोलते भी रहेंगे।
हुँ, यही हमारा प्रयास है। और हम लोगों ने जो राजनीति की है, वो उसूलों की राजनीति की है। मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा सुख ये है, देखिए, राजनीति का मतलब खाली असेंबली और पार्लियामेंट के मेंबर बन जाना या मंत्री बन जाना, ये राजनीति नहीं है। हुँ, हुँ, जिन चीज़ों के लिए हमारी प्रतिबद्धता थी, अगर वो मन का काम हो रहा है, तो सही मानो यही राजनीति है। हुँ, गरीब की परेशानी में शामिल होना यही राजनीति है। जो बेबस और बेसहारा लोग हैं, उनका प्रवक्ता बनना यही राजनीति है। तो कुल मिलाकर के आज लोगों ने राजनीति के मिजाज को बदल दिया। हमारे नेता डॉक्टर लोहिया क्या करते का क्या कहते थे? फावड़ा, जेल और वोट। फावड़े से उनका मतलब था कि पहले रचनात्मक काम करो, जनता के सवालों पर संघर्ष करो, जी हाँ। और संघर्ष करने से पड़ा नहीं मिलता तो फिर जेल जाओ, तब जाकर के वोट मांगो। यानी कुल मिलाकर लोगों में एक विश्वास पैदा हो जाएगा। आज पहले वोट माँग रहे हैं लोग। आज पहले वोट मांग रहे हैं, तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो मिजाज तो बदला ही है राजनीति का। हुँ। सर एक सवाल बीच में छूट गया था कि जब आप इलेक्शन लड़े थे 1980 का शायद 80 में इलेक्शन लड़े थे 77। 77 में, उसके बाद इलेक्शन ये हुआ था। वो पिताजी ने कितना खर्चा दिया पैसे अरे ये तो इलेक्शन बड़ा लड़ने के? जोरदार सवाल पूछा आपने। 1977 में चुनाव हुआ था, हम तो मुरादाबाद में लॉ में पढ़ते थे, हम जिंदगी में 3 बार पढ़े हैं। एक तो मैं जब 5वें सेमेस्टर में वहाँ था, तो मेरा मन नहीं लगता था, मैं गप्पी आदमी, वो माहौल नहीं था वो। तो हमने कहा भाई पढ़ दिया जाए। तो एक मुझे पता नहीं 8 या 10 रुपए की कोई कोठरी ली, एक स्टोव था, तो अपने आप खाना बना के हम खूब पढ़े, तो मेरे लॉ में 73% मार्क्स आए। एक तो तब पढ़े। दूसरा, जब मंत्री को सवालों के जवाब देने पड़ते हैं तो बहुत होमवर्क करके जाना पड़ता है। और तीसरी बात, मैं जब लोकसभा में बोलता था, बाद में मैं नेता भी हो गया था, जब 37 एमपी थे पार्टी के उस समय बहुत पढ़ लिख के जाना पड़ता है। जनता में तो आप कुछ भी बोल दें, लेकिन संसद में बोलने के लिए तो आपकी तैयारी रिकॉर्ड होनी है चाहिए। सारी चीज़ें। तो हम 3 बार पर सही मायनों में पढ़े हैं। तो 77 में चुनाव आ गया, तो यहाँ नेता लोगों ने कहा कोई टिकट मिल गया, या जाओ घर। तो हम गाँव में गए साहब, गाँव में जाते ही वैसे ही घुसे तो पता चला कि आपके पिताजी लठ लिए बैठे तैयार, डंडा लिए, और 1 लाख गालियाँ कि साला उल्लू का पट्टा हरामजादा मेरे सामने न पड़ जाए। मैं तो पढ़ने भेजा था, पर ये मेरी ज़मीन बिकवाने के चक्कर में बुरा, और इसका बाप हरा देगा कांग्रेस को। वही पुरानी पीढ़ी पे कांग्रेस का असर। साहब मैंने कहा जी अच्छी टिकट मिली साहब, बड़ी भारी भूख, और हमने उनके पिताजी के साथ के लोग थे, वो जो 2-4 लोग बुलवाए, मैंने कहा यार कुछ पटाओ, कि साहब हाथ भी रखने दे रहे हैं। रोते जाएँ, गाली देते जाएँ। बड़ी मुश्किल से हाथरस में 2 लोग रहते थे हमारे, एक तो आड़तिया था मदन, जो हमारे यहाँ से गेहूँ पर जाते थे, आड़तिया, और एक सुरार था कुंजीलाल। उन 2 लोगों से जाने कैसे क्या वादा करके 18,000 बिल आए। वो चुनाव आया साहब, 2 लाख से हम चुनाव जीते, मुझे आज तक पता नहीं कैसे हुआ चुनाव, और 20,000 में बच गए। 18,000 रुपए पिताजी को पकड़ा दिए, 2,000 लेके मैंने कहा आप दिल्ली चले, चुनाव हो गया। देखिए एक बात मुझे आपसे कहना चाहूँगा, इतनी विकृतियाँ होने के बावजूद भी कि आज पैसे का प्रचलन बहुत बड़ा है, पैसा है, जाति है। इस बुरी हालत में भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इतने खराब माहौल में भी अगर आदमी की साख है, क्रेडिबिलिटी है, अगर आदमी के बारे में ये भरोसा है कि बुरे वक़्त में हमारे काम आ जाएगा, हुँ, तो जातियाँ टूट जाती हैं। सही बात। पैसे का प्रचलन भी खत्म हो जाता है। एक तरफ आदमी की इज़्ज़त, एक तरफ पैसा। इज़्ज़त जीतेगी, पैसा नहीं जीतेगा। तो इतने बुरे दौर में भी अगर हमारे बारे में लोगों की राय ये है कि ऐसा आदमी है कि हमारे बुरे वक़्त में हमारे काम आ सकता है, तो आपको सर्वाइव करना ही करना है। सही बात है। आप आज हार जाओगे, कल जीत जाओगे। हुँ। कल हार जाओगे, परसों जीत जाओगे। जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, साथ नहीं है, उसका खुदा भी नहीं है। आज की राजनीति में अर्थ का कितना मतलब है सर? आज की राजनीति में इसका मतलब है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पैसा एक ज़रूरत है, सब कुछ नहीं है। आदमी के भरोसे के पीछे, आदमी के विश्वास के कारण, आदमी के बारे में अगर लोगों की राय ये है कि आदमी हमारे काम का है, बुरे वक़्त में काम आ जाएगा, तो जातियाँ भी टूटती हैं और पैसा भी रखा रह जाता है। इतना प्रचलन होने के बाद भी राजनीति में, मैंने भी आपसे कहा ना, पैसा एक ज़रूरत है, सब कुछ नहीं है। क्या सर आपने आज तक कभी टिकट माँगा पार्टी से? 77 में मैं तो जानता नहीं था ज़्यादा लोगों को। सोशलिस्ट पार्टी के लोग में सुरेंद्र मोहन जी थे बेचारे भले आदमी, उनसे कभी-कभी बात हो जाती थी। उत्तर भारत का पूरा ज़िम्मा दे रखा था चौधरी चरण सिंह की टिकट बाँटने के लिए।
तो चौधरी साहब कहते थे, भाई ये समाजवादी कहाँ से आ गए, वोट तो मेरा है जी, काहे के लिए टिकट मांग रहे हैं? अच्छा। हाँ, तो चौधरी साहब ने बात की तो 16 टिकटें मांगी थी उस समय, जॉर्ज फर्नांडिस हमारे अध्यक्ष से 16 टिकटें मांगी थी। तो चौधरी चरण सिंह ने 2 टिकट दिए हमको, समाजवादी पार्टी का जो कोटा होता है। अच्छा, 2। 2, एक हम फिरोजाबाद से और एक उग्रसेन जी देवरिया से, 2 टिकट दी। तो उस जमाने में तो इन लोगों ने बात की होगी, फिर 80, 85, 89 मैंने कभी टिकट नहीं मांगे। क्या आज इतना आसान है फिर लोगों को टिकट मिलना? देखिए ऐसा है, आज राजनीति के मूल्य बदल गए हैं। हुँ। और जहाँ तक राजनीतिक ताने-बाने का सवाल है, मुझे माफ़ करें, हमारी जो जो सोच और संस्कृति है, उसमें कोई ज़्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं है। पहले किसी पार्टी के आदमी को टिकट दिया जाता था, तो ये देखा जाता था, इसकी कितनी सेवा है पार्टी के लिए, जनता में इसकी कितनी पैठ है, हमारा कितना पुराना कार्यकर्ता है, उसकी सेवा ही कंसीडर करते थे। उन सब चीज़ों में कमी आई। आज तो पैराशूट हो रहा हूँ। पैराशूट हो गया, दूसरी बात है सोच और संस्कृति आज की हो गई है कि आदमी जात-पात फैला करके पैसे से, लालच से, किसी तरह से जीतेगा कैसे? आज सही मायनों में तो बात ये हो गई है कि आज चुनाव लड़ने वाले अलग हैं और पार्टी के लिए काम करने वाले अलग हैं। हुँ। आज के इस दौर में चुनाव को इतना महँगा बना दिया कि राजनीतिक कार्यकर्ता के पास पैसा कहाँ है? ऐसा नहीं है। तो बड़ा संकट पैदा हो गया। लेकिन मैंने आपसे कहा पहले कि मैं आशावादी हूँ, खराब के बाद अच्छा दौर ज़रूर आता है, ये विकृतियाँ खत्म होंगी, ये मेरा अटूट विश्वास है। सर, एक पोस्टर जारी हुआ अभी सरकार की तरफ से, शायद आपने भी देखा होगा। गांधी से बड़ा सावरकर। उस पे क्या कहेंगे? कुछ लोग मानसिक रूप से विकृत हैं। हुँ। सावरकर ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से 15 अगस्त को इश्तिहार है विज्ञापन में। जी। सावरकर का कद बड़ा, गांधी का कद छोटा, भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो ऐसे दिखा दिए जैसे कि सावरकर के कदमों में बैठे हों। ये पागल लोग हैं, मानसिक रूप से विकृत लोग हैं। और इस संघ का ही एक एजेंडा है। हुँ। गांधी से तुलना सावरकर की, जिन लोगों ने देश के लिए माफी मांगी, गद्दार थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। गांधी से क्या तुलना? गांधी से बड़ा आदमी कौन हुआ? गांधी तो विश्व के नेता थे और एक देश की राजनीति में एक नया प्रयोग सत्य और अहिंसा का। गांधी जी का जब इंतकाल हुआ तो सोवियत रूस को छोड़ के दुनिया का कोई झंडा ऐसा नहीं था जो महात्मा गांधी के सम्मान में न झुका हो। 100 से अधिक देशों में महात्मा गांधी की मूर्तियां लगी हैं। जी। गांधी से किस बात की तुलना? इन गद्दारों से तुलना? सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह से क्या तुलना? भगत सिंह का जब मुकदमा हुआ शुरू, जैसे मुसलमान, अंग्रेजों ने कहा कि इनको फांसी करनी है, बोले ऐसा है कि मेरे बस की बात नहीं, मेरी कलम नहीं चलेगी। भगत सिंह को फांसी देने के लिए इस्तीफा दे दिया। एक सादीलाल थे इनके हिंदू महासभा के नेता, उन्होंने मुखबिर की भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी, जिसकी वजह से भगत सिंह को फांसी हुई। और उनके इंतकाल और भगत सिंह की फांसी के बाद उस आदमी को उन्होंने अंग्रेजों ने सर का खिताब दिया और शामली में बहुत सारी जमीन जायदाद दी। ये तो इनका भगत सिंह के मामले में दौर था इनका देशभक्तों का। ये आरएसएस तो 1925 बना, हिंदू महासभा थी। हुँ। और सुभाष चंद्र बोस का जहाँ तक सवाल है, जब आज सुभाष चंद्र बोस ने अजय हिंद फौज बनाई, तो इन लोगों ने कहा कि ये तो देशद्रोही है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मजेदार बात यह है कि इन उस समय हिंदू महासभा के जो नेता थे, तथाकथित देशभक्त, उन्होंने कहा है सुभाष बाबू की फौज में भर्ती होने की जरूरत नहीं है, अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो जाओ। अच्छा। इनका ये आचरण है। तो ये मानसिक रूप से विकृत हो गए, दिवालिया हो गए हैं। देश के गद्दार, अंग्रेजों के मुखबिर, ये महात्मा गांधी, भगत सिंह होते और सुभाष चंद्र बोस से तुलना करेंगे? मैंने तो कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद जो लोग दोषी हैं, उनको दंडित करो। और अगर कोई जांच नहीं हो रही है, दंडित नहीं हो रही है, तो ये अपने आकाओं को खुश करने के लिए पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के लोगों को लगा होगा कि नरेंद्र मोदी बहुत खुश होंगे अगर सावरकर का कद बड़ा दिखा देंगे। हुँ। इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय जिम्मेदार है। सर, एक वाकया था बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर के। उधम चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे।
उन्होंने दोनों कमेटी से कहा कि या तो समझौता कर लो या फिर दोनों को जेल भेज दूँगा। देखिए, चंद्रशेखर जी को मैं बहुत करीब से जानता हूँ, बहुत आलीशान आदमी है चंद्रशेखर जी। स्वर्ण मंदिर में जब इंदिरा जी ने सेनाएँ भेजी, भिंडरवाले को खत्म करने के लिए, हुँ, पूरे हिंदुस्तान में अकेले चंद्रशेखर जी थे जिन्होंने उसका विरोध किया था। और चंद्रशेखर जी ने कहा कि ये जज़्बाती जो मसले हैं, ये बंदूक से हल नहीं होते, ये हुँ, बातचीत से हल होते। हुँ, इसकी वजह से चंद्रशेखर जी चुनाव हार गए। 1985 बलिया से, अब बलिया पूरी बलिया में प्रचार हुआ कि ये तो हल्डरवाला है। चंद्रशेखर जी भी ये बाबरी मस्जिद का हिंदू मुसलमान का हल चाहते थे, बातचीत के जरिए हल हो। हुँ, दोनों पक्षों को बनाए सब स्वीकार करते हुँ, कि हिंदू मुसलमानों के सवालों को ईमानदारी से हल करने की कोशिश किसी ने की, चंद्रशेखर जी थी। एक दिन तो मजाक में वो आपसे कह रहे थे कि भाई ऐसा मैं बात करता हूँ, वरना ये दाढ़ी वाले चोटी वाले दोनों लोगों को एक बैग में बंद करूंगा, जब छोड़ूंगा मैं समझौता करके आओ तब मुझे बाहर निकलना। तो बहुत ईमानदारी चंद्रशेखर जी ने कोशिश, चल लाजवाब आदमी थे चंद्रशेखर जी, को जवाब नहीं था। सर आज की राजनीति बात कर लीजिए 2027 में इलेक्शन है सर आपके। तो क्या लगता है किस तरह से इलेक्शन होगा इस बार? मुद्दों पे होगा या फिर वही जैसे बिहार में शुरू हो गया? देखिए, ऐसा है बिहार में जो कुछ हुआ है, हुँ, बिहार में जो आप मतदाता सूची की बात कर रहे हो ना, हुँ, बिहार से शुरुआत है, ये पूरे देश में यही करना चाहते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार में जो कुछ उन्होंने किया है, हुँ, तो इनकी प्रवृत्ति पर विराम लगेगा। हुँ, पूरे देश की जनता विद्रोह पे काबू है। हुँ, हुँ, तो जहाँ तक विधानसभा की बात करें उत्तर प्रदेश में, हुँ, मैंने आपसे कहा ना कि एतबार खत्म होने की ओर जा रहा है। हुँ, 27 में तो हमारी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में 100%। हुँ। सर आपने अटल बिहारी वाजपेयी का भी दौर देखा है। तो उस दौर में और इस दौर में क्या फ़र्क देखते हैं सर? और वो प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री दोनों में क्या फ़र्क देखते हैं? कम से कम जितने ये कट्टर हैं, उतने अटल बिहारी भाई पे करेक्ट नहीं, या कट्टर नहीं थे। कम से कम काफ़ी हद तक लोकतांत्रिक थे। हुँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी, कहाँ नरेंद्र मोदी। तो उन्होंने कह दिया था कि सरकार तो आती-जाती रहती है। हाँ, हाँ, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, जो हमने देखा, उनके आचरण को देखा, हमने विरोधी दल के नेता में भी उसको देखा, प्रधानमंत्री के तौर पर भी उनको देखा। ये प्रतिभाओं के अकाल का दौर है। हुँ, हुँ। जो जिले के नेता नहीं है, वह देश के नेता बने हुए हैं। पहले इस देश में सैकड़ों लोग ऐसे थे जो अपने आप में एक संस्था हुआ करते थे। सर कुछ राजनीतिक जीवन का कुछ ऐसा किस्सा सुनाइए जो हमने ना सुना हो या हम पूछने से चूक गए हों? ऐसा कुछ नहीं है, हमारा तो मस्त मौला अपना जनता के सवालों पर लड़ना, झगड़ना, अभाव आते रहे, सब चलते रहे, करते रहे। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, राजनीति में पदों का आना-जाना चलता रहता है, जिसकी वजह से आप राजनीति में आए हैं। आप सुबह बैठिए, 2 गरीब लोग आपके पास आ गए, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है। कलेक्टर और एसपी से उनकी मदद करा दीजिए, फिर मदद कराने के बाद उनसे मुँह से उनके मुँह से जो दुआ निकलती है कि बेटा तुमने हमारी मदद की, अगले जन्म में राजा बनना, इससे बड़ी राजनीति और इससे बड़ा सुख दुनिया में कोई नहीं है। और सही मायनों में यही राजनीति है। अब मेरे पूरे राजनीति की ज़िंदगी की उपलब्धि का जहाँ तक सवाल है, मैं एक लाइन में आपसे कहना चाहूँगा, हर सवाल पर ये आरएसएस और बीजेपी के लोग ये कहते थे कि मुसलमानों में तो बाबर कर लिए नहीं। हुँ, अगर मुझसे कोई पूछा कि रामजी राव सुमन आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो लोग रोज़ ये कहते थे कि मुसलमानों से कि इनमें बाबर का डीएनए है, अब किसी की माई लाल की हिम्मत नहीं है जो कह दे कि इनमें बाबर का डीएनए है। अ, सर आप समाजवादी तो हैं ही हैं। आपके जन्मजात। ज़रूर आप बहुत अच्छे मुशायरा भी सुनते हैं, बहुत अच्छी लोक कविताएँ और लोकगीत भी सुनते हैं। तो सर आपको सबसे अच्छा कवि, सबसे अच्छा शायर, सबसे अच्छा मतलब लोक कलाकार कौन लगता है? देखिए, शायर का जहाँ तक मुशायरों का सवाल है, अ, उर्दू हमारे अदब की भाषा है। हुँ, उर्दू कोई विदेशी भाषा नहीं है, राष्ट्रीय आंदोलन की भाषा है हुँ, और लेकिन ये बहुत प्यारी भाषा है। हुँ, हुँ, शेर का और जहाँ तक दोहे का सवाल है, हुँ, हुँ, एक बहुत लंबी-चौड़ी बात को हम 2 लाइनों में कह देते हैं। हुँ, तो ये मुशायरे या कवि सम्मेलन, इनसे भी सीख मिलती है।
और कवि की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है, बहुत बड़ी बात को छोटा करके कह देता है। आज हमारे एक दौर बदला है, मुशायरों का और शायरों का। एक दौर था जब शेर और गज़ल का ताल्लुक हुस्न इश्क, आशिक माशूक हुँ। इनसे था। अब वो दौर बदला है। आज जो शेर है, आज जो गज़ल है, उसका बहुत ताल्लुक हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हो गया है। हमारे निजी सरोकारों से हो गया है। हुँ। गज़ल क्या है? गज़ल के बारे में दुष्यंत कुमार ने कहा, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। अदब गोल्डी ने कहा, गज़ल को ले चलो अब गाम के दिलकश नज़ारों में, मुसलसल फ़न का दम घूटता है इन अदबी इदारों में। तो आज गज़ल का सरोकार हमारी ज़िंदगी से हो गया है। मूल्य बदले हैं, मान्यताएँ बदली हैं, सोच बदला है, संस्कृति बदली है। तो आज गज़ल और गीत हमारे दिल की भाषा बोल रहे हैं, हमारे मन की भाषा बोल रहे हैं, हमारे जीवन की भाषा बोल रहे हैं। दौर बदला, अब ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप कह रहे हैं उर्दू अदब की भाषा है, बहुत सारे लोग तो कुछ और कह रहे हैं उर्दू को। कोई मानसिक रूप से विकृत में क्या पढ़ सकता है? भगत सिंह को पढ़ लीजिए, कौन-सी भाषा में बोलते थे। भगत सिंह का पत्र व्यवहार देख लीजिए, कौन-सी भाषा में बोलते थे। ये बहुत बौने छोटे लोग हैं ना, तो ये पढ़ते ही ना कुछ जानकारी है। आज की पीढ़ी को सर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कुल मिलाकर के सामाजिक जीवन में रेखा अगर रहना है, जीवन चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक, आपका भविष्य उज्ज्वल है, बशर्ते कि लोगों की राय आपके बारे में अच्छी है और आपके बारे में ये विश्वास है कि गर्दिश के दौर में आप उनके बुरे वक़्त में उनके साथ शरीक हो जाएँगे, मेरा यही आग्रह है। बहुत-बहुत धन्यवाद। और अब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये जो आप कार्यक्रम चला रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सुमन साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और ये थे सुमन साहब जिन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब दिया और आप देख रहे थे हाफ वॉल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाएँ। मैं फ़हीम खान, बहुत-बहुत शुक्रिया।